जो मैंने आपको न्यू टॉपिक्स एडेड टू करवाए हैं, उनके बकायदा क्वेश्चंस करवाए हैं। उसमें पूरा बच्चों ने कहा रिवाइज करवा दे, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। तो आखिरी वीडियो जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है ना, वो कर ले न्यू टॉपिक। ठीक है अब्दुल्ला, वरना ये क्लास इनएफिशिएंट हो जाएगी। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? यस, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहली मैं क्वेरी इकरा जी जुर्वा। हम्म, अरे पूरा डिटेल में आंसर दिया था, उसमें एक्सप्लेन करूँ? अच्छा क्वेश्चन सुनते हैं, चले चले चले। लेट्स लुक एट इट ऑल। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इकरा के क्वेश्चन से, जो इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज के 6 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए ई पार्ट में आते हैं, उस पर इनको कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट पे जल्दी से वो करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बेग के टैक्स बर्डन्स जल्दी से, बिकॉज मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। सबसे पहले ये देखिए, सेक्शन ए पार्ट बी कंपैरेटिव एडवांटेज क्वेश्चंस, और ये 4-5 एंगल्स ही हैं। ये हम 10-15 मिनट में इंशाल्लाह इनको अभी सॉल्व करेंगे, समझ लेंगे। somebody is entering, राइट जी। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इंशाल्लाह परसों बहुत आसान पेपर आने वाला है। और दी एविडेंस जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं बड़े सिंपल आए हैं। बिजनेस P1 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी ट्रिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाला है। सिलेबस जब भी ये चेंज करते हैं सीआई वाले, दे कीप इट क्वाइट सिंपल फॉर अ व्हाइल। पहला साल कम से कम बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब जी सेक्शन ए पार्ट ई के कंपैरेटिव एडवांटेज के कॉमन क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन वो आमतौर पे कहता है डिस्कस इफ, मैं कौन सा कंट्री करूं, डिस्कस इफ पाकिस्तान शुड स्पेशलाइज इन producing textiles where they have a comparative advantage, or switch to IT which is more in demand। ठीक हो गया? अभी एक जरा बेकार सी एग्जांपल मैंने दी है, लेकिन वो कोई दो गुड्स की आपसे बात करेगा। मसलन जो पेपर मुझे याद आ रहे हैं उसमें उसने बोला था कि एक कंट्री है लेट्स से मोज़म्बिक, उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज था टोबैको में, लेकिन वर्ल्ड वाइड हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से टोबैको की डिमांड में कमी हुई। तो जो टूरिज्म है उसके बारे में उसने कोई आधा पैराग्राफ दिया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बहुत उसमें तरक्की है, तो वी शुड स्विच आवर कंपैरेटिव एडवांटेज टू टूरिज्म, और उसके हक में भी बातें की हुई थी। तो वो 6 मार्क का क्वेश्चन, वो कहता है जी कंट्री अपनी करंट गुड जिसपे वो बड़ा अच्छा है, स्पेशलाइज कर रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज रखता है, उसी पे चलता रहे या स्विच कर जाए किसी और गुड पे जो ज़्यादा डिमांड में है। तो इसके लिए आपको मार्क्स स्कीम कहेगी जी अप टू 3 फॉर वाई switch, up to 3 for y not switch। देगा मैक्सिमम आपको वो 5 मार्क्स। ठीक है, 1 रिजर्व फॉर कंक्लूजन। अब कभी कभी यहाँ पे वो इवेल्युएशन के 2 रख देता है और दोनों साइड के मार्क्स। आई वुड से आप इवेल्युएशन और कंक्लूजन हमेशा 2 मार्क्स का किया करें। तो लेट्स सी हाउ डू यू गाइस रिस्पॉन्ड। क्या पाकिस्तान को टेक्सटाइल्स पे ही स्पेशलाइज करते रहना चाहिए जो डिक्लाइनिंग सेक्टर है, या आईटी पे चले जाना चाहिए जो इंक्रीज हो रही है उसकी डिमांड? ठीक है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। 3 मार्क्स के लिए मुझे कोई बच्चा बताए व्हाई शुड वी स्विच टुवर्ड्स आईटी।
हाँ, आई लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेक्सटाइल में है, जिस पे हम हैं, आईटी पे स्विच करना है। पहली बात तो ये हो गई कि वर्ल्ड वाइड उसने कुछ ना कुछ बताया होगा कि आईटी की डिमांड बढ़ रही है, इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतनी फर्म्स प्रॉफिट कमा रही हैं, वो फिगर्स लेके आओ। और स्विच क्यों करना चाहिए? टेक्सटाइल इटसेल्फ जो है वो डिक्लाइन कर रही है। वर्ल्ड ट्रेड जो पैटर्न्स हैं, वो टेक्सटाइल्स की डिमांड वो बताया होगा उसने डेटा में, कम हो रही है। बिल्कुल, क्वार्टरनरी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, तो उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और बहुत सारी प्रोसीड्स आती हैं। इट्स अ बेटर आइडिया। और बताएं। कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। ओके, चलें, कंपेटिटिवनेस, ग्रोथ आएगी कल को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएंगी और कल को उस पर अपना कंपैरेटिव एडवांटेज हम बना सकेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिकैप दे रहा हूँ जी। 3 मार्क्स फॉर वाई स्विचिंग टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट। वर्ल्ड वाइड उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होगी, उन्होंने डेटा में दिया होगा, उसके कुछ फिगर वहां से उठाएं। फिर जी, जो करंट आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में उसने कुछ बताया होगा कि उसकी डिक्लाइन हो रही है डिमांड, उसके कुछ फिगर्स लें, वो वहां से एक्सप्लेन करें। तीसरा पॉइंट लें कि भाई इससे कंट्री अपना रिस्क कम कर रहा है। अगर वर्ल्ड में टेक्सटाइल की डिमांड गिर रही है और आईटी की बढ़ रही है, तो दे आर रिड्यूसिंग देयर रिस्क बाय switching their specialization, switching their comparative advantage towards a good that is emerging industry and going away from a declining industry. सब बच्चों को समझ आ गया? ओके, अप टू 3। बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों के मुझे। मैंने एंटर भी कर दिया है। जो दो बच्चों ने कहा था मैं दोबारा देख लेता हूँ। या आई थिंक देर इन। चल, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद हमारे पास है दूसरा इसके ऊपर कि भाई क्यों स्विच ना करें। देखो, यू हैव कंपैरेटिव एडवांटेज, प्रूवन कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्ट यू मेकिंग। टेक्सटाइल, उसमें लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, आप ऑलरेडी उसमें इस्टेब्लिश हो चुके हो, वर्कर्स को ट्रेनिंग मिल चुकी है, आपके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक डिजाइंड है, तो यू शुड कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग दैट। डिमांड उसकी वक्ती तौर पे हो सकता है गिरी हो, फ्यूचर में बढ़ने का चांस हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जी, अगर आप अपनी उस गुड पे हो और स्विच करोगे तो आपको वर्कर्स को नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा आईटी के लिए, कंप्यूटर्स मंगवाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी, एंटरप्रेन्योर्स को उस पर ट्रेन करना पड़ेगा, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लॉट ऑफ कॉस्ट, एंड देयर इज नो सर्टेनिटी कि वाकई कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप हो सकेगा कि नहीं। ठीक हो गया? हो सकता है जब तक आप अपना कंपैरेटिव उसकी डिमांड भी गिर गई। यस, सॉरी। यस, यस, बहुत मुश्किल हो जाएगा डेवलप करना, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंक्लूजन, आई विल ऑलवेज गो इन फेवर ऑफ योर करंट कंपैरेटिव एडवांटेज। आपके पाकिस्तान शुड कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स बिकॉज द वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर टेक्सटाइल्स may have fallen for COVID-19 or something like that, and it may re-emerge. It may be a temporary phase, so they should not switch their comparative advantage so soon. समझ आ गया बच्चों? कोई भी दो गुट वो बताएगा, उनके हक में और खिलाफ आर्ग्यूमेंट देगा। आपने अपनी इकोनॉमिक्स नॉलेज में 3 पॉइंट्स क्यों स्विच करें, उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी अपनी चीज़ की डिमांड गिर रही है, तीसरी हम उस पर स्पेशलाइज करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी आउटपुट बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, फ्यूचर में कंपेरेटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा और उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो क्योंकि वो टर्शरी सेक्टर आइटम है। क्यों स्विच ना करें? ऑलरेडी आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी लेबर, सारे रिसोर्सेज करंट प्रोडक्ट की कंपैरेटिव एडवांटेज के मुताबिक हैं, आपका मौसम, आपके फैक्टर प्रोडक्शन सब उसके मुताबिक हैं। स्विच करोगे तो आपको दोबारा वर्कर्स को ट्रेनिंग पढ़नी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्विच करवाना पड़ेगा, बहुत सारी कॉस्ट आएगी, वेस्टेजेस होंगी, टाइम लगेगा, एंड देयर इज नो गारंटी कि अल्टीमेटली आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप कर सकोगे। आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है। टू कंक्लूड, stick with your current comparative advantage because demand patterns in the world keep varying. बच्चों, any confusion? Like I said, I will go for current comparative advantage. आप उसके खिलाफ जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है इकोनॉमिक थ्योरी में।
कंपैरेटिव एडवांटेज कई कंट्रीज ने स्विच किए हैं। यस, अगर उनके पास करेक्ट रिसोर्सेज हैं, वेदर सूटेबल है, तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा आइडिया स्विच कर जाना, देयर इज नो हार्म। जी बच्चों, आप कहते हैं कि आपके स्विच करने से टेक्सटाइल्स की ग्लोबल आउटपुट कम होगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और बाद में आप रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों किया। श्योर श्योर श्योर, इतना इतना वैलिड नहीं लग रहा, लेकिन कुछ थोड़ी सी वैलिडिटी है, तो अगर आप बाकी सारे पॉइंट्स कर चुके हैं तो ये भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब जी सेकंड क्वेश्चन जो इसमें वो अक्सर पूछता है, डिस्कस using information from the extract whether a country, या जो भी कंट्री का नाम था, वेदर इंग्लैंड कर लेते हैं ताकि जरा जरा डेटा रिस्पॉन्स लाइक फीलिंग आए। वेदर इंग्लैंड शुड सब्सिडाइज, क्या इंग्लैंड बनाता है, अच्छा जी कुछ भी अच्छा नहीं बनाता सर, चले सब्सिडाइज फर्नीचर मेकिंग only where it has a lower opportunity cost, or subsidize where government of England correct, whether government of England should subsidize furniture making only where it has a lower opportunity cost, or subsidize all industries। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, 6 मार्क का। वो पूछ रहे हैं क्या इंग्लैंड की गवर्नमेंट को सिर्फ सब्सिडाइज करना चाहिए अपनी उस इंडस्ट्री को, फॉर एग्जांपल फर्नीचर मेकिंग, जहां उसकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कंपैरेटिव एडवांटेज का चांस है, या उनको सब्सिडाइज करना चाहिए तमाम इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 6 मार्क्स का। तो जी मार्क्स स्कीम बताइएगा, अप टू 3 4। यस बच्चों, फॉर वाई सब्सिडाइज फर्नीचर, अप टू 3 4, बाय सब्सिडाइज, कंप्लीट करें मेरी बात को, ऑल इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलें जी आप लोग स्टार्ट हो जाएं। फर्नीचर को क्यों सब्सिडाइज करना चाहिए जिसमें लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड अब्दुल्ला जी। दुर्गा क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। There is already lower opportunity cost, which suggests comparative advantage existing in furniture making for England. Workers, land, machinery already has been trained. There is no higher amount of subsidies required to, generate greater output from furniture. सिंस इट्स देयर कंपैरेटिव एडवांटेज, इस पे स्पेशलाइज करेंगे, मजीद लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मजीद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वर्ल्ड वाइड कंपेटिटिवनेस और बढ़ेगी, उनका ब्रांड नेम बनेगा और वर्ल्ड में उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, और उसके थ्रू ये अपना कंपैरेटिव एडवांटेज का फ़ायदा लेके अपनी आउटपुट भी बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा सकेंगे। लेकिन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको सब्सिडाइज करना ज़रूरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में? सोचें, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर आपका सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है, वेपन मेकिंग, फूड्स, बेसिक्स जो आपके मुल्क में ज़रूरी होनी चाहिए, उनको सब्सिडाइज करें। ये ना हो कि कल को वो बंद हो जाएं और आपको रिलाय करना पड़े इंपोर्ट्स के ऊपर। और जी इन्फेंट इंडस्ट्रीज, सनसेट इंडस्ट्रीज, दोनों का आर्ग्यूमेंट लीजिएगा। ठीक है, कि उनको भी सब्सिडाइज करना चाहिए क्योंकि अभी वो न्यूली सेटअप हैं, अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं बना सकी, दे विल नॉट सर्वाइव विदाउट सब्सिडीज। कोई नेसेसिटीज बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसको भी सब्सिडाइज करना पड़ता है।
सनराइज और सनसेट दोनों का बता दीजिएगा। समटाइम्स टू प्रिवेंट डंपिंग इन योर कंट्री, आपको सर्टेन इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करना पड़ता है। टू कंक्लूड, इंग्लैंड शुड नॉट जस्ट सब्सिडाइज द, दोनों में जा सकते हैं। आपका उधर जी कंपैरेटिव एडवांटेज प्रूवन है तो ज़्यादा सब्सिडीज आप दें फर्नीचर मेकिंग को ताकि उसमें मजीद ग्रोथ आए, या फिर आप उल्टा कर दें, दे शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन फर्नीचर, उसकी ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है, अब कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप हो चुका है, आप न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को भी सब्सिडाइज करें ताकि वो भी अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बना सकें और डंपिंग वगैरह की वजह से बंद ना हो। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक इट इज क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। वो कहता है जी, डिस्कस whether principle principle of comparative advantage suggests that, let's say मुझे एक extract याद आ रहा है, आपको करवाया भी था, that China should specialize in steel and European Union on services। या वो कहता है इकोनॉमिक थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? जब भी स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है, इकोनॉमिक थ्योरी रेलेवेंट कौन सी है? कंपैरेटिव एडवांटेज। अब भी इसमें अप टू 3 by China should specialize in steel, or up to 3 by European Union should specialize in services। अब इसमें जो डेटा दिया हुआ था उसमें दो चार बातें थी, दोनों के यूरोपियन यूनियन के और चाइना के आपस के ट्रेड बैलेंसेस दिए हुए थे। मुसलसल चाइना का गुड्स का बैलेंस इम्प्रूव हो रहा था और यूरोपियन यूनियन का सर्विसेज का बैलेंस इम्प्रूव हो रहा था। चाइना का सर्विसेज का बैलेंस डेफिसिट में था और यूएस ईयू का गुड्स का बैलेंस डेफिसिट में था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। फिर साथ लिखा हुआ था कि चाइना पे डंपिंग का एलिगेशन है कि उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज दे रही है स्टील प्रोड्यूसर्स को और वो बहुत लो प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ यूरोपियन फर्म डिक्लाइन कर रही हैं, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे सर्वाइव करना उनके अगेंस्ट। तो अच्छा जी, अब लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाई चाइना शुड स्पेशलाइज, तो इसको आप स्टार्ट करें। As the data suggests that China's trade in goods section is constantly in surplus and surplus is increasing against European Union, this suggests that in goods they seem to have a comparative advantage and steel is one of the goods which they export, hence they should specialize. As a result, their opportunity cost will further lower down, they'll develop a comparative advantage if they do not already have it. And yes, the theory suggests they should, but the article also suggests that China has been subsidizing steel industry, their government has been subsidizing it. As a result, this comparative advantage may not exist and may just be an advantage because of government subsidies. So we'll have to investigate whether Chinese comparative advantage is genuine or based on government help। ये करके फिर जी यूरोपियन यूनियन का साफ साफ उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि उनकी सर्विसेज में कोई सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, उनका मुसलसल सरप्लस हो रहा था। इट सीम्स लाइक दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इट, दे शुड स्पेशलाइज बिकॉज देयर जो करंट अकाउंट है मुसलसल ऊपर जा रहा है। एज अ रिजल्ट उनकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट से उससे अर्न कर रहे हैं, उसके थ्रू उनकी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड कर रही है, उनका एक नाम बन चुका है वर्ल्ड मार्केट में फॉर सर्विसेज स्पेशलाइजेशन। So they should continue with this. To conclude, European Union should definitely continue their comparative advantage as far as China. An investigation will determine whether or not China has a comparative advantage in steel or they do not. समझ आ गया मेरे बच्चों? इस तरह से हैंडल करने, यही 3-4 एंगल्स हैं कंपैरेटिव एडवांटेज के। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप क्लास में नहीं थी?
ओ, ओके। बेटे देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अप टू 3 मार्क्स, वाई चाइना शुड स्पेशलाइज इन स्टील। अब डेटा में क्या दिया हुआ था कि चाइना का जो गुड्स का बैलेंस है, जिसमें ऑफ कोर्स स्टील भी शामिल है, वो मुसलसल सरप्लस उसका बढ़ रहा है अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन, जबकि यूरोपियन यूनियन का सर्विसेज का बैलेंस मुसलसल सरप्लस में जा रहा था। साथ में डेटा में बताया हुआ था कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ प्रोटेक्शन करें, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट उनको स्टील इंडस्ट्री में सब्सिडीज दे रही है, जिसकी वजह से वो लो प्राइस में बेच रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अप टू 3 फॉर चाइना हम कहेंगे yes, China's current account in goods is constantly increasing in surplus. It suggests that steel may be their comparative advantage. As a result, all balance of trade in goods is becoming more and more surplus against European Union. Hence, China should specialize in steel and use their comparative advantage to further reduce their opportunity cost, enhance their production, and in world they can become the dominant steel producer. However, the case study also suggests that Chinese government is giving them subsidies, so their comparative advantage may not be actual, it may be created one through subsidies by government. अब हम जा रहे हैं जी उल्टी साइड पे, यूरोपियन यूनियन का मुसलसल सरप्लस हो रहा है मेरा बेटा, जिसकी वजह से उनका लग रहा है कि उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उनको कंटिन्यू करना चाहिए इसमें, बिकॉज वर्ल्ड वाइड उनकी सर्विसेज का एक ब्रांड नेम बन चुका है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स, तो दे शुड कंटिन्यू स्पेशलाइजेशन इन सर्विसेज एंड बेनिफिट फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज, फ्री ट्रेड की सारी चॉइस वगैरह सारा कुछ उनको मिलेगा। राइट, अब हम कंक्लूड करेंगे, यूरोपियन यूनियन शुड डेफिनेटली कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग सर्विसेज as the data does not suggest any doubt about their comparative advantage, whereas China, further investigation will determine whether or not their comparative advantage was genuine and whether or not they should specialize on steel. समझ आ गया मेरे बच्चों? अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज क्वेश्चंस। और एक अब्दुल्ला की कोई क्यूरी थी जो मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, सो अगर कोई और क्यूरी है तो मुझे बता दें पहले। इकरा आपकी आवाज़ कट रही है। क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? डेटा रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था। अच्छा, अब मेरे पास डेटा वो सामने नहीं है, लेकिन अच्छा क्या बोला था फिर? अच्छा। अच्छा। देखो, वो पूछ रहे हैं, आपके मुताबिक क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल हेल्प प्राइवेट सेक्टर, इसी तरह कोई क्वेश्चन था इन लॉन्ग रन। तो up to 3, why it would help. Government can subsidize private sector firms. As a result, their cost will reduce. They'll supply more. उसके रिजल्ट में उनके प्रॉफिट्स में इजाफा होगा, इंसेंटिव आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कैन रिमूव टैक्सेस, मेक फ्री ट्रेड जोन्स, लेट द फर्म्स एक्सपैंड, उनके कंपैरेटिव एडवांटेज भी डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं थ्रू सब्सिडीज एंड थ्रू फर्दर ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों अच्छी नहीं होती? Firms start relying on them, subsidies are often misused, और एज अ रिजल्ट जो फर्म्स हैं वो इतना अच्छा आउटकम नहीं ले पाती, और जब सब्सिडीज रिमूव होती हैं तो वो एफिशिएंसी लूज कर जाती हैं। सो शॉर्ट रन में सब्सिडीज से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आती है, फर्म्स एक्सपैंड करती हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज उनका हो जाता है वर्ल्ड में। लेकिन अगर वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज ना बना सकें तो लॉन्ग रन में सब्सिडीज प्रूव टू बी इनएफिशिएंट। ये उसका महल स्केच था। समझ आ गया जी? और बताइए मुझे कुछ, मैं वरना वो 11वें क्वेश्चन पे जा रहा हूँ जो अभी जुर्वा ने कहा था कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। श्योर बेटे, लुक।
आपने किधर भेजा है? फिर अभी पहुंचा नहीं है बेटे। सिटी राबी का मैसेज है, क्रेसेंट का है, बैरिया ऑर्चर्ड का है। सर इन कर दें, ये तो पुराना मैसेज है। नहीं, कोई मैसेज सच नहीं आया। फिर देख लेता हूँ, लेकिन आई डोंट, हाँ अब आ गया शायद। एएस रावी में सफ़ी रहमान ने को भेजा है। जी बेटे। हाँ हाँ बिल्कुल करें, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन में वो हेल्प करती है। The fall in value of Colombian peso shown in figure 2 is expected to reduce Colombia's current account deficit. Discuss any factors that will determine whether the fall in value of peso will have this. मैं इसको वैसे भी रिकॉर्ड करता हूँ, सफ़ी को भेज देता हूँ। सफ़ी बेटे, जो आपने क्वेश्चन दिया मैं लाइव क्लास में ही करवा रहा हूँ। डिस्कस एनी फैक्टर्स दैट विल डिटरमिन वेदर द फॉल इन वैल्यू ऑफ पीसो विल हैव दिस इफेक्ट। ये हम 3-4 बार कर चुके हैं बेटे। जब भी कहते हैं फैक्टर्स दैट विल डिटरमिन, अब खैर ये A2 में चला गया, नहीं आएगा, लेकिन उसमें जेकब, पीडी, मार्शल अर्नर कंडीशन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं जल्दी से करवाता हूँ। द फैक्टर्स दैट विल डिटरमिन whether the fall in value of peso will make Colombia's current account deficit less will be price elasticity of demand for exports and imports. If both of them have inelastic demand, as happens to be in short run due to signed contractual obligations, it will go into further deficit. However, in long run, when Marshall Lerner condition is met, that is joint elasticity of demand for exports and imports becomes greater than 1. In that case, current account deficit will reduce and it will eventually become surplus. Other factors also that determine this are whether other countries devalue their currencies more than Colombia. In that case, Colombia's current account deficit will not reduce because their exports will still be expensive and their imports will still be cheaper. A core factor will depend on inflation rate in Colombia. If Colombia's peso declined by some value, whereas inflation rate rose by greater percentage, still Colombian exports will not be competitive and current account will not reduce in deficit. आप लोगों को भी मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। ये वही जेकब का क्वेश्चन था जो इन्होंने दोबारा किया। अब्दुल वहीद दोबारा भेजो बेटे। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, किसने कहा था मैंने क्वेश्चन भेजा है? अच्छा, अब हम चलते हैं जी। लेट्स से वो जो गेस भेजा हुआ है आप लोगों को, एग्जाम प्रेप बीटीसी एएस, इसी में मिल जाएगा हमें। मीडिया डॉक्यूमेंट्स, हाँ अच्छा, न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं और उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स आ गई है। अच्छा, ये पुराना मैंने कुछ शायद ग्रुप निकाल दिया, गलती कर दी शायद। मैं एग्ज़ाम प्रेप नया निकालता हूँ। रावी, इसमें देखते हैं जी। अच्छा, शायद ये एक सर्टेन डेट के साथ करता है, इसकी वजह से नहीं नज़र आ रहे मुझे यहाँ पे। चले, मैं वैसे ही डेटा में से निकाल लेता हूँ, आपके इस ग्रुप में से निकाल लेता हूँ। 11th क्वेश्चन तो नीचे नीचे ही होगा, तो मैं पहले ही नीचे देख लेता हूँ ताकि उसमें कंफ्यूजन ना आए। क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स 11 ये ज़रूर क्वेश्चन है 11। ए पार्ट में तो मसला नहीं है ना, बी वाले में मसला होगा। जरूर बताइए, आपके लिए कर रहा था मैं। अच्छा 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 अच्छा, वो इन्फ्लेशन वाला। या नहीं नहीं नहीं, 11 को भी देख लेते हैं पहले, चले लास्ट वाला देखते हैं। डिस्कस हाउ पॉलिसीज चोजन टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन।
कंसिडर विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिड्यूस एंड वाई, वो आखिर में अलग बात है। ज़रूर क्या समझ नहीं आया? वो कहता है जो पॉलिसीज हम चूज करते हैं इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए, वो डिपेंड कर रही होती हैं उसके कॉज पे। यानी डिमांड पुल है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी यूज करेंगे, कॉस्ट पुश है तो हम सप्लाई साइड यूज करेंगे। फिर वो बोल रहा है कौन सी इन्फ्लेशन मुश्किल है कंट्रोल करना एंड वाई। अब समझ आ गया क्वेश्चन? जी जैसे मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर को ही। Inflation is increase in general price level of goods and services. It is caused by a variety of factors, including excess demand relative to supply, yani demand pull, rising production cost, changes in exchange rates, and monetary policy, यानी जो हम करेंसी को अपनी डीवैल्यू कर देते हैं उससे भी कॉस्ट पुश। तो ये सारे कॉस्ट पुश के रीजंस थे। Depending on the cause of inflation, different policies may be used, such as, for instance, if inflation is caused by excess demand, ये वाली मैं कर रहा हूँ, meaning there is too much money chasing too few goods, contractionary monetary policy can be used. उसमें आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, मनी सप्लाई कम करोगे, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। Additionally, fiscal policy measures can be used, such as raising taxes and reducing government spending in order to reduce aggregate demand and lower demand pull inflation. अब on the other hand, if inflation is caused by rising production cost, जैसे रॉ मटेरियल्स या वेजेस या मॉनेटरी पॉलिसी में हमने एक्सचेंज रेट को अपने डी वैल्यू किया था, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगे हो गए, in this case supply side policies that aim to increase productivity and reduce production costs may be more effective. This could include policies such as investing in education and training to improve workforce skills, reducing regulatory burdens on businesses, and increasing competitions in the market. Supply side बेटे, subsidies, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फ्री ट्रेड, इन सब से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होती है। मुश्किल कौन सी है? कॉस्ट पुश, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मसलन अगर वर्ल्ड वाइड ऑयल महंगा हो गया, जैसे इस वक्त दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। सो मेनी फैक्टर्स आर नॉट इन द पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, दे कैन नॉट कंट्रोल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ आ गया बच्चे? ये हाँ, लेकिन उसके से सिर्फ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रुकेगी, लोकल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह तो कम नहीं होंगे ना। तो उसमें हमें सप्लाई साइड का रेंज ऑफ पॉलिसीज यूज करनी पड़ेंगी। अगर वेजेस बढ़ने की वजह से हुआ था तो लेबर को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दे दो ताकि वो प्रोडक्टिव हो जाएं और वेज रेट बढ़ने के बावजूद कॉस्ट कम हो जाए। समझ रहे हो? दिस अ होस्ट ऑफ पॉलिसीज रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट कॉन्ट्रैक्शनली मॉनिटरी। तो सप्लाई साइड ज़्यादा अच्छा है उसमें। किसका? कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? 11 मखल बोला था एक बच्चे ने, which was an easy question. Let's see. एसन, पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट में भी मसला है, वो भी देख लें। सेंट्रल बैंक वाला कोई, discuss the probable impact on this exchange rate rise on US economy and assess whether it is likely to benefit overall, ये पूछ रहे हो? ए पार्ट, ए पार्ट की बात करें। हाँ वही, उसमें दो पार्ट्स हैं, मैंने आपसे दोनों पूछे, कौन सा समझना है? With the help of a diagram, explain how exchange rates are determined in a free market and why an unexpected rise in interest rates in US causes the value of US dollar to rise, ये वाली बात। ओके, एक आसान क्वेश्चन है। आईसी के फैक्टर्स पे सबसे पहले तो आप बताएंगे फ्री मार्केट में फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। इट्स डिटरमिन्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है? गवर्नमेंट डज नॉट मैनेज द करेंसी, इट इज मैनेज्ड बाय मार्केट फोर्सेस एंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
अब जी अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उसके रिजल्ट में डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, ये ग्राफ देख लें। सबसे पहले जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो एसन हॉट मनी, जो फालतू पैसा स्पेकुलेटर्स के पास होता है, फर्म्स के पास, बिजनेसेस के पास, लोगों के पास, जो ज़रा गेन करना चाह रहे हो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके, वो सारी मूव कर जाएगी यूएस के बैंक्स में टू सेव देयर एंड बेनिफिट फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट। उससे डिमांड कर्व यूएस डॉलर का राइट पे शिफ्ट होगा, क्योंकि यूएस बैंक्स में फॉरेन पैसा आया था जो डॉलर्स में कन्वर्ट हुआ था। सेकेंडली, जो यूएस के स्पेकुलेटर्स हैं जिनके पास हॉट मनी है, फालतू पैसा, आईसी के फैक्टर्स मैंने साथ साथ रिवाइज भी करवाया था कि आप लोगों को याद आ जाए, वो भी अपने बैंक्स में सेव करेंगे, बाहर की दुनिया में नहीं ले जाएंगे। यूएस की करेंसी की सप्लाई फॉल होगी। बोथ ऑफ दीज विल, देखो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम E1 पे गया, यूएस डॉलर की प्राइस पी टू P1 गई और क्वांटिटी अनसर्टेन है क्योंकि ऑपोजिट शिफ्ट्स हैं। प्राइस ऑफ डॉलर इन पाउंड लेबल करना है लेफ्ट साइड पे, या एक्सचेंज रेट ऊपर लिख देना है और नीचे क्वांटिटी ऑफ डॉलर, ये जो भी करेंसी ले रहे हो। अब ऐसे समझ आ गया? आई डोंट थिंक सो, मुझे बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है। ओके ओके, चलें और बताएं जी। यस बेटे। कौन सा वाला? नंबर 12 ए पार्ट, श्योर। क्वेश्चन नंबर 12 लेट्स सी जी। ज़्यादा आगे चले, हाँ। 14 12 डिस्कस माइक्रो वाला। यस, डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ सब्सिडीज। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 12B है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रा एक दो बार फिर सुने, इसके वॉइस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स व्हाई द प्राइस इज चार्ज, उसी का एलिमेंट है सेम। एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स व्हाई द प्राइस इज चार्ज फॉर मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स इन अ फ्री मार्केट डू नॉट रिफ्लेक्ट देयर रियल वैल्यू टू कंज्यूमर्स। सबसे पहले मेरिट गुड्स को डिफाइन करेंगे। दे आर बेनिफिशियल फॉर अ कंज्यूमर बट ही और शी अंडर एस्टिमेट्स देयर बेनिफिट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। दे हैव एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उनको उसके बेनिफिट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, सीट बेल्ट्स वगैरह। हेंस पीपल अंडर एस्टिमेट देयर बेनिफिट एंड द डिमांड इज बिलो व्हाट इट शुड बी। बिकॉज द डिमांड इज बिलो व्हाट इट शुड बी, मार्केट प्राइस क्या होती है? जब डिमांड कम होती है तो प्राइस हम ना, ओ फॉल होएगी। बिकॉज एजुकेशन हेल्थ केयर की उतनी डिमांड नहीं जितनी होनी चाहिए, डिमांड इज बिलो ऑप्टिमल लेवल, तो प्राइसेस आर बिलो ऑप्टिमल लेवल। अब बात समझ आ रही है? अब अगर कंज्यूमर्स को पता लग जाए ये कितनी अच्छी हैं, ये इंफॉर्मेशन फेलियर दूर हो जाए, ठीक है, तो डिमांड फॉर एजुकेशन हेल्थ केयर विल शिफ्ट टू द राइट, करंट मार्केट प्राइस से और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से पहले ही कम थी, और अगर इंफॉर्मेशन फेलियर ऐड करते, उनको समझा देते और डिमांड बढ़ती, प्राइस ज्यादा होती, तो गुड की वैल्यू बहुत ज्यादा है मेरिट गुड की। कंज्यूमर अंडर एस्टिमेट करने की वजह से डिमांड कम है और फ्री मार्केट कम प्राइस चार्ज कर रही है, ये मसला है। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको पहले ही समझाई है। डीमेरिट गुड्स अब आप मुझे समझाओगे इसी हिसाब से। डीमेरिट गुड्स में इंफॉर्मेशन के क्या हालात होते हैं, पहले डिफाइन कर दो। इस केस में प्राइस ज्यादा होती है या कम होती है, खुद बताओ जरा असल वैल्यू से। हम्म, हार्मफुल इफेक्ट। इनइलास्टिक नहीं, डिमांड इज मोर देन इट शुड बी। इनइलास्टिक तो होती है, लेकिन डिमांड इज मोर देन इट शुड बी। फॉलो कर रहे हो? सिगरेट्स, अल्कोहल आर कंज्यूम्ड मोर देन दे शुड बी। जब डिमांड इनकी ज्यादा है फ्रॉम व्हाट इट शुड बी, तो मार्केट प्राइस क्या है? डिमांड के राइट में
ज़्यादा है, और असल में अगर उनको इंफॉर्मेशन होती तो इसकी डिमांड कम होती, लेफ्ट पे शिफ्ट होती, प्राइस कम होती। सो फ्री मार्केट ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, असल वैल्यू कंज्यूमर्स के लिए डीमेरिट गुड्स की कम है, उनके लिए हार्मफुल है, डिमांड कम होनी चाहिए थी, प्राइस कम होनी चाहिए थी। अब समझ आ गया? अब मैं 12 बी भी दोबारा बता रहा हूँ बेटे। आप कौन है? Listen, this is a bit alarming. Price change does not shift the demand curve. ऑलरेडी उसके ऊपर ऑन द कर्व मूवमेंट आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरा डिमांड का लेवल शिफ्ट की हम बात करें बेटे, और डिमांड उनकी वैसे भी कम नहीं होती, इनइलास्टिक होती है, इवन प्राइस बढ़ने से भी ऑन द कर्व थोड़ी सी मूवमेंट आती है। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अब थोड़ा सा दोबारा करें, बी पार्ट भी कर लें, मुझे लगता है इसमें इशू है। डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंश्योरिंग द करेक्ट प्राइस फॉर मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स एज चार्ज इन द मार्केट। अक्सर बच्चे बहुत अच्छे भी कहेंगे जी बिल्कुल सब्सिडीज से मेरिट गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, सब ठीक हो गया। रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव हो रही है, प्राइस करेक्ट नहीं हो रही। इसकी बात करते हैं। Subsidies will reduce the price of merit goods as supply will increase, cost of production will fall, and due to result of low price, more people will consume it. Quantity demanded, ऐसे सुन रहे हो, quantity demanded will increase, ठीक है? However, the price will fall further. Whereas if people knew how beneficial merit goods were, demand would have been higher and price would have been higher. So subsidies will improve resource allocation, the market failure will reduce, but correct price will not be charged. Price will be charged below, way below what it should have been, because consumer is underestimating the benefit and the demand is below, और हमने सब्सिडी देके मजीद लो कर दी। समझ आ गई बात बेटे, प्राइस का और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फर्क यहाँ पे? ओके, एनीवन स्ट्रगलिंग? अब एक बच्चा कोई मुझे डीमेरिट गुड्स का कराओ। डीमेरिट गुड्स के केस में हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं तो क्या सही प्राइस चार्ज हो रही है? पहले रिसोर्स एलोकेशन की भी बात कर दो और फिर प्राइस चार्ज सही हो रही है, बताइए मुझे। ऐसा ना आप ट्राई करें, पहले बताओ डीमेरिट गुड्स पे जब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो क्या इफेक्ट आएगा मार्केट प्राइस पे, पूरा समझाओ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ना ना ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, फिर प्राइसेस बढ़ेंगी, अपने मार्क्स ना लूज करो, प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है? इससे रिसोर्स एलोकेशन तो क्या हो जाएगी? रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होगी या खराब होगी? बिकॉज ओवर कंज्यूम्ड और ओवर प्रोड्यूस थी, तो अब इनकी प्रोडक्शन भी कम होगी, प्राइस बढ़ने से कंजम्पशन भी कम होगी, तो रिसोर्स एलोकेशन पहले से इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन प्राइस इनकी क्या होनी चाहिए थी ऐसन? डीमेरिट गुड्स के लोगों को पता होता कितनी हार्मफुल है, डिमांड इनकी लेफ्ट पे शिफ्ट होती, प्राइस कम होती, हमने प्राइस को मार्केट प्राइस से भी ऊपर कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स लगा के। रिसोर्स एलोकेशन जरूर इंप्रूव की है, लेकिन प्राइस सही चार्ज नहीं हुई, इनको हमने बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है, इस काबिल नहीं थी गुड्स। अब समझ आ गई मेरी बात बेटे? एक्सेलेंट, एनी क्वेश्चन जी बच्चों? रिसोर्स एलोकेशन तो इंप्रूव हो रही है, डेफिनेटली मार्केट फेलियर दूर हो रहा है, किस हद तक हो रहा है वो अलग क्वेश्चन होता है, तो हम उसकी बात करते हैं कि भाई इलास्टिक डिमांड है, कोई और मेथड यूज करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वगैरह, इधर उसकी जरूरत नहीं है, इधर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि प्राइस सही चार्ज नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो ही नहीं सकती जब तक उनकी एडवर्टाइजमेंट करके इंफॉर्मेशन फेलियर दूर ना करो, सही प्राइस चार्ज नहीं होती। आप बोल दें कि हाँ गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स करके, नज थ्योरी करके उनकी डिमांड कम और ज्यादा करवाए, मेरिट की ज्यादा और डीमेरिट की कम, तो सही प्राइसेस तब चार्ज होंगे। असल में इग्नोर हो जाती हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो वो जरूरी नहीं है कि मार्केट फेलियर दूर हो, लेकिन प्राइस उसके थ्रू ठीक की जा सकती है। राइट जी। अब मुझे बताएं, एक मैं आपसे, क्योंकि मार्केट फेलियर नया एडेड है, तो एक बात आपसे करके क्लास खत्म करता हूं। एक क्वेश्चन मुझे बताएं, एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स इज अ केस ऑफ मार्केट फेलियर। 8 मार्क का, थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। 4 मार्क्स तो आप लोग सारे ले जाएंगे आराम से, उसकी डेफिनेशन में
थोड़ा सा मार्केट फेलियर का बता के, लेकिन 8 मार्क पूरे ले सकोगे कि नहीं, आई नॉट श्योर। मुझे बताएं क्या हालात है कॉन्फिडेंस के। पब्लिक गुड एक मार्केट फेलियर क्यों है? A2 वाले कर सकते हैं इसको बड़ा अच्छा। हाँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी पूरा एक्सप्लेन करोगे कि वंस दे आर प्रोवाइडेड नोबडी कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन। और उसके बाद क्या करेंगे अब्दुल वहीद? जो भी बचा था दूसरे, नॉन राइवलरी बता दें क्या होती है। ठीक है, यूज बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिड्यूस देयर क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी, फॉर अदर्स देयर बेनिफिट इज नॉट डिमिनिश्ड, which leads to free rider problem where some consumers will pay and the rest will want to benefit in a free ride। अब यहाँ पे फ्री मार्केट इसकी प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, इसको मार्केट नहीं कर सकती, इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकती, इस पे प्रॉफिट नहीं कमा सकती। साथ ही बता देते हैं स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, लाइट हाउसेस वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। तो फ्री मार्केट विल नेवर प्रोड्यूस स्ट्रीट लाइट्स। तो मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है? फ्री मार्केट कैसे फेल हो रही है यहाँ पे? कम ऑन गाइस, मिसिंग मार्केट है, सिरे से बन ही नहीं रही है, रिसोर्सेज इन पे एलोकेट ही नहीं हो रहे, हालांकि ये अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लाइवलीहुड के लिए, डिफेंस सर्वाइवल के लिए, लाइट हाउसेज सेफ्टी के लिए, स्ट्रीट लाइट सेफ्टी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन ये सब नहीं प्रोवाइड होगी फ्री मार्केट में, एक मेगा मार्केट फेलियर है, एक गेपिंग होल रह जाएगा ओपन मार्केट में, फ्री मार्केट में। तो अब गवर्नमेंट को आना पड़ता है और टैक्स के रेवेन्यू से इसको देना पड़ता है, प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तब जाके मार्केट फेलियर दूर होता है। तो इस तरह ये मार्केट फेलियर है। मैं इसका एक आंसर स्केच, बल्कि पूरा आंसर करके आपको भेज देता हूँ, गेस का पार्टी समझ लें, क्योंकि पब्लिक गुड्स को ज़्यादा बात नहीं करते तो बच्चे उसको ज़रा वीक सा आंसर कर देते हैं। दैट्स अबाउट इट आई गेस, हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है। कल की क्लास में प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस। वैसे मैं कल की क्लास में दोबारा आपको नई मार्क्स स्कीम पे एक बार ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 6 मार्क्स, इवन 4 मार्क्स, ताकि आप लोगों को नया पेपर खोल लेंगे मार्च 23 का, और एक बार फिर हम उसकी मार्क्स स्कीम, तमाम जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है नए, उन पे मार्क्स स्कीम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट नाइट मजीद मैं नया पढ़ा के आपको तंग नहीं करना चाह रहा। आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग अच्छा करें। आज भी आप जाएं अपना बिजनेस तैयार करें। हैव अ ग्रेट पेपर टुमारो इंशाल्लाह, एंड सी यू ऑल टुमारो अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन। ओके, आई गेस नॉट। तो फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग सेव कर देता हूँ और इसको मैं अभी थोड़ी देर में लगा भी दूंगा।